Hello friends, welcome back to Guidance with Sneha. I am Sneha, your career guide, your mentor. अभी तक हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं. देन हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं डेट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अब आप समझिए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है और इसमें कितने फेजेस आपके होते हैं. अब फेजेस समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है. अब देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं इट्स मीन्स कि उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं. जैसे ह्यूमन की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें भी कितनी सारी स्टेजेस होती हैं. हम बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड जो हमारा होता है, देन हमारा अडल्टहुड आता है, देन हम ओल्ड होते हैं. तो अलग अलग स्टेजेस में हमारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. उसी अकॉर्डिंग जब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो उसको भी बहुत सारे फेजेस से निकल के जाना पड़ता है. अब आपको मैंने अभी तक मार्केटिंग में क्या बताया है कि मार्केटिंग का मतलब होता है नीड को एनालाइज करना कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या नीड है, उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो. तो अभी तक हमने ये चीज़ सीखी है कि मार्केटिंग में हमें नीड को एनालाइज करना है और नीड को एनालाइज करने के बाद जो भी कस्टमर्स को चाहिए हमें वो प्रोडक्ट उनको बना करके देना है. अब प्रोडक्ट हमने बना लिया, अब प्रोडक्ट मेरे पास है. अब उस प्रोडक्ट को अब मैं मार्केट में जब लॉन्च करूँगी या मार्केट में जब उसको लेके आऊँगी तो उस टाइम से स्टार्ट होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अब इसमें होता क्या है, अब देखिए बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में. सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन, देन आपका आता है ग्रोथ, देन आपका मैच्योरिटी एंड लास्ट आपका होता है डिक्लाइनिंग स्टेज. अब हम एक स्टार्टिंग से एक एग्जांपल भी लेके चलेंगे कि कैसे हम लाइक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वर्क कैसे करती है. साथ ही में हम इसकी थ्योरी भी समझते चलेंगे कि इसमें होता क्या क्या है, इन स्टेजेस में पर्टिकुलरली इनका काम क्या है. अब देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होती है इसमें सबसे पहला स्टेज जो मैंने बताया फेज़ जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन फेज़. अब इंट्रोडक्शन फेज़ जो होता है उसमें आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है. होता क्या है ना कि आपने मार्केट की नीड को एनालाइज किया, अपने कस्टमर्स की नीड को एनालाइज किया. अब मुझे पता है कि मुझे पर्टिकुलर किसी चीज़ की ज़रूरत है, बट मुझे ये नहीं पता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में है या मेरी वो नीड कैसे फुलफ़िल हो सकती है. मुझे अभी तक ये चीज़ नहीं पता है. अब इसी चीज़ को कस्टमर्स को और मार्केट को समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंट्रोडक्शन फेज़, जिसमें हमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है. आप समझे कि इंट्रोडक्शन फेज़ में आपको मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है. इस टाइम पीरियड में जब तक हमारा इंट्रोडक्शन फेज़ चलता है उस टाइम पीरियड में आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता. आप अभी तक पैसे सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि देखो आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने में भी आपका एक्सपेंस हुआ. देन अब उस प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप बता रहे हो मार्केट को कि मेरे पास ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो ये प्रोडक्ट हमारे पास है. अब अभी ये चीज़ आप मार्केट को बता रहे हो, दैट इज़ इंट्रोडक्शन स्टेज. अब जब आप ग्रोथ स्टेज में एंटर करते हो इंट्रोडक्शन स्टेज के ख़त्म होने के बाद, अब देखो क्योंकि देखो हर चीज़ का एक एंड टाइम आता है कि इस टाइम पे इस चीज़ को हमें एंड करना है. अब आप बताइए कि जब मैंने मार्केटिंग कर ली है, मार्केट को पता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो मैं उसकी हमेशा तो मार्केटिंग नहीं करूँगा या नहीं करूँगी. सेम जब सबको पता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आ चुका है तब मैं उसकी मार्केटिंग कम कर दूँगी और हमारी जो सेल होगी वो बढ़ने लगेगी. क्यों? क्योंकि अभी कस्टमर्स को और मार्केट को ये चीज़ पता है कि हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है. राइट, दैट इज़ योर ग्रोथ स्टेज.
ग्रोथ स्टेज में मार्केटिंग जो होती है वो कम हो जाती है, सेल आपकी बढ़ जाती है, सेल बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब मेच्योरिटी स्टेज में जाते हैं हम, क्योंकि ग्रोथ भी होती है तो एक टाइम तक होती है, उसके बाद एक पीक पॉइंट आता है जहाँ जा कर के हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाता है कि हाँ, हमारा डेली बेसिस पे इतना रेवेन्यू आता है, ये हमारा पीक हो गया कि इतना हम पर्टिकुलरली एक दिन में कमा रहे हैं, ये हमारा मंथली टारगेट है, इतना हम इजीली अचीव कर रहे हैं। अब मैच्योरिटी पीरियड में दो कंडीशंस आ जाती हैं, क्योंकि देखो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट आपका बहुत ज़्यादा मार्केटिंग उसकी हो चुकी है, सेल उसकी ऑलरेडी हो रही है, तो मैच्योरिटी पीरियड तक पहुंचते पहुंचते या तो आपके प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेट आ जाएगा मार्केट में, ठीक है, और दूसरी चीज़ या तो टेक्नोलॉजी पे आप देख सकते हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, लोगों की प्रेफरेंसेस बदल जाएंगी, आपको फीडबैक्स आने लगेंगे कि और कस्टमर्स को क्या क्या चीज़ें और इसमें इंक्लूड करवानी है। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे आपने फ़ोन स्टार्टिंग में देखे हो, कीपैड फ़ोन थे हमारे पास। अब कीपैड फ़ोन यूज़ करने के बाद स्मार्टफोन्स आए। अब पूरी मार्केट एक साथ तो स्मार्टफोन्स पे स्विच नहीं हुई, और जिस टाइम पे कीपैड भी आए होंगे सब लोग तो यूज़ नहीं कर रहे थे कीपैड फ़ोन्स, बहुत कम लोग यूज़ कर रहे थे। तो वही चीज़ कि जब इंट्रोडक्शन फेज में होता है प्रोडक्ट, उस टाइम पे सब लोग उसको यूज़ नहीं करते, बट एक टाइम आया होगा कि उस टाइम तक कीपैड फ़ोन्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों के पास होंगे, उनको वो चीज़ पता है। अब जिन्होंने कीपैड यूज़ किए होंगे, अब वो चाहते होंगे कि टेक्नोलॉजी थोड़ी अपग्रेड हो, कुछ और उन्हें फीचर्स मिले उसमें चलाने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही फ़ोन होगा, उस टाइम पे बहुत सारे फ़ोन्स होंगे कीपैड, सैमसंग भी था, नोकिया भी था। अब इस टाइम अब आप करंट की मार्केट देखो, करंट की मार्केट में नोकिया के फ़ोन आपको कहीं नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि नोकिया ने उस टाइम पे टेक्नोलॉजी अपनी अपग्रेड नहीं की जब उन्होंने बहुत मार्केट कैप्चर की हुई थी। 90% मार्केट जब नोकिया ने कैप्चर की हुई थी, उन्होंने उस टाइम पे टेक्नोलॉजी अपनी अपग्रेड नहीं की, तो लोगों ने अल्टरनेट चूज़ किया। सैमसंग के फ़ोन आ गए थे, स्मार्टफोन्स जो थे सैमसंग के आने स्टार्ट हो गए थे, उस टाइम पे नोकिया ने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की, वो उसी सेम टेक्नोलॉजी पे काम करते रहे। अब जब किसी भी मार्केट को या किसी भी कंज्यूमर को जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होके मिलेगी, ऑब्वियस ही बात है कि वो उस पर ही स्विच करेंगे। तो एक टाइम बाद क्या होता है कि अगर आपने टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की या आपने अपने कस्टमर्स के फीडबैक को इम्पोर्टेंस नहीं दी, वहाँ से स्टार्ट होता है आपका डिक्लाइन। क्योंकि देखो, या तो आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके आप अपनी मार्केट जो है आपकी, आप उस पर कैप्चर करके रखो उसे, या फिर आप फीचर्स अपने अपग्रेड करते रहो। किसी और कॉम्पिटिटर को जब आप वहाँ स्कोप दे रहे हो तो वो चीज़ जो आएगी वो आपकी आएगी डिक्लाइनिंग में। अब डिक्लाइनिंग में भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप बिजनेस को क्लोज कर दो, वहाँ आपका एंड हो जाएगा, या फिर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लो। ये ऑप्शन आपके पास मैच्योरिटी में भी है, बट मैच्योरिटी में एक चीज़ होती है आपके पास कि आपके पास मार्केट होती है, उस टाइम पे आपके पास लोगों का ट्रस्ट है, क्योंकि आपने अभी तक इंट्रोडक्शन से लेकर के मैच्योरिटी तक आप थे उनके साथ। तो बट जब डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाती है, हो सकता है मैंने और फ़ोन यूज़ किए हों, मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैं दोबारा नोकिया पे कि नहीं स्विच करूँगी ना, तो वही सेम चीज़ हो जाएगी इसमें। डिक्लाइनिंग में क्या होता है कि डिक्लाइनिंग में आपकी अब सेल गिरती जा रही है, आपने क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आपने नहीं ली, तो वहाँ आपकी सेल भी गिरती जा रही है, आपके कस्टमर्स भी आपके पास से जाते जा रहे हैं, मतलब मार्केट का जो कैप्चर अभी तक आपने किया हुआ है 90%, वो भी आपका लूज होता जा रहा है। साथ में आप टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड नहीं कर पाए, तो वहाँ आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे कि या तो दोबारा से आप स्टार्ट करो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, जैसा कि बाद में नोकिया ने किया।
अभी टच फोन तो है ना नोकिया के, बट हाँ अब उनके पास उतनी मार्केट नहीं है जितनी उनके पास उस टाइम पे थी, जो इनिशियल फेज था उनका। क्योंकि मोस्टली लोग आप देखो 10 में से अगर 9 लोग अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो 8 के पास नोकिया ही होता था। बहुत एक दो थे जिनके पास सैमसंग होगा या कोई और कंपनी होगी। तो उस टाइम पे उनके पास मार्केट इतना था कि अगर वो उस टाइम पे अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते तो आज नोकिया होता मार्केट में, बहुत अच्छे लेवल पे होता। अब बट उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने जब डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो गई उस फेज़ में उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। तो ये डिफरेंस होता है दोनों उसमें, मैच्योरिटी में अपग्रेड करने से और डिक्लाइनिंग में अपग्रेड करने से। तो ये 4 फेजेस होते हैं प्रॉपरली। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक प्रॉपर स्पैन या प्रॉपर एक साइकिल एक किसी भी प्रोडक्ट की, कि उस कैसे वो आया, नीड उसकी क्या थी एंड कैसे वो डिक्लाइन हुआ, या किन चीज़ों में उसने अपग्रेड किया, कितना मार्केट उसने कैप्चर किया। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो ये सारा जो पोर्शन होता है ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। इसी में अब हम अगली वीडियो में एक और टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट का कवर करेंगे। इस टॉपिक में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हो, मैं उसका आपको रिवर्ट कर दूँगी। थैंक यू।